करप्शन का नाम सुनते ही जहन में पॉलिटिशियन आते हैं जो कि अपने पर्सनल एजेंडे के लिए गवर्नमेंट फंड्स और अपने डेजिग्नेशन का गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट हाइडिंग इनकम। भारत में भ्रष्टाचार के कारणों में एक्सेसिव रेगुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स, लाइसेंसिंग सिस्टम, मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन ऑन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट लॉज एंड प्रोसेसेस जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। करप्शन अपराध का एक ऐसा रूप है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट वी लुक एट द स्टेटमेंट टोल्ड इन इंग्लैंड पार्लियामेंट इन 1935। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारत में करप्शन की मेन वजह के बारे में, जिसको सुन के आप शायद सरप्राइज हो जाएंगे, और वो वजह है इंदिरा गांधी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना और मैंने बिल्कुल सही कहा। लेट मी टेल यू व्हाई शी वाज द मेन कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पहली प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने इनकम टैक्स को लिमिट से ज्यादा बढ़ाया और इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे पहली बार डर्टी शब्द को जोड़ा। 1949 से 50 के बीच में हमारे बिलव्ड एथिकल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दौरान मैक्सिमम इनकम टैक्स जो रेट थी वो 25% थी। 1969 में कांग्रेस के टुकड़े जब होने शुरू हुए तब इंदिरा गांधी को अपनी सीट कुछ वरिष्ठ राजनेताओं के खिलाफ बचानी पड़ी और इसीलिए उन्होंने तुरंत गरीबी हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी। दूसरी तरफ वो ये भी चाहती थी कि अमीर लोग अपोजिशन को चुनावी चंदा भी नहीं दे, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स की दर को ज्यादा बढ़ा दिया। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने इनकम टैक्स की दर को कितना ज्यादा बढ़ाया होगा। आप शायद कहेंगे 30%, 35%, 50% या फिर 55%। इंदिरा गांधी ने 97.75% की दर से इनकम टैक्स रेट को बढ़ाया। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज 97.75% इन वर्ड्स। और अब सवाल ये आता है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। बात बिल्कुल सीधी है, क्योंकि वो चाहती थी कि बड़ी इनकम टैक्स रेट से डर कर अमीर लोग अपना पैसा छिपाए और वो छुपाया हुआ धन गवर्नमेंट की नजरों में काला धन बन जाए, ताकि बाद में वो उन्हें इनकम टैक्स रेट से हड़प सके। और उन्होंने ऐसा किया भी। बड़े बिजनेसेस पर उन्होंने 100% का जुर्माना लगाया और उनका सारा पैसा सीज कर दिया। और जो बिजनेसेस इनकम टैक्स रेट से गुजरना नहीं चाहते थे उन्हें मजबूरन इंदिरा गांधी के पक्ष में होना पड़ा। इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए पर्याप्त फंड देना पड़ा, जो बेशक काले रंग में था, यानी कि काला धन था, ब्लैक मनी था। इसका बेस्ट एग्जांपल है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको टैक्स पे करने के लिए अपने एसेट्स तक को बेचना पड़ा था। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा गिरीश कुबेर की लिखी हुई बुक तातियान। इस बुक में आपको डिटेल में इंदिरा गांधी के बारे में और इस इंसिडेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब आप खुले तौर पर सोच के देखिए एक बार, अगर कोई सरकार आपके ऊपर 97.75% की दर से टैक्स लगाती है तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख रुपए की इनकम मंथली कमाते हैं तो उस भ्रष्ट सरकार को आपको 97,750 रुपीज देने पड़ेंगे और आपके पास टैक्स को काटने के बाद मात्र 2,250 रुपए ही बचेंगे, जिससे अब आपको पूरे महीने का खर्चा निकालना है। 1984 में उनकी मृत्यु के साथ इंदिरा गांधी का शासन समाप्त हो गया, लेकिन भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार और काले धन के बीच में एक पवित्र सा रिश्ता बन गया और वक्त के साथ साथ करप्शन ने और भी बड़ा रूप ले लिया। जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी बड़ी होती चली गई, घोटाले भी बढ़ते चले गए, चाहे वो 1948 का जीप घोटाला हो कांग्रेस सरकार के काल में, या फिर 2G घोटाला, मारुति घोटाला, कुओं की डील का घोटाला। बहुत सारे घोटाले कांग्रेस सरकार के काल में हुए। चाणक्य ने एक बार कहा था, जब लोगों की आय पर 5% से अधिक कर बढ़ जाता है तो वो मजबूरन अपना पैसा छुपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हमारी प्यारी प्रधानमंत्री ने उस दर को 19.5 गुना बढ़ा दिया और भ्रष्टाचार को नेता और अमीर लोगों की जागीर बना दिया। एक किस्सा है राजस्थान का। राजस्थान के जयगढ़ फोर्ट से इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में लगभग 7 ट्रक सोने से भरे खोद कर निकाले गए थे और आज तक इस सोने का कहीं भी कोई निशान नहीं है, जो कि उस समय के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय का सोना था। और आज भी वास्तव में ये कोई नहीं जानता कि उन ड्राइवरों के साथ क्या हुआ था, उन ट्रकों के साथ क्या हुआ था, उस सोने के साथ क्या हुआ था। यह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है और आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं इस कहानी पे कहीं ना कहीं विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कांग्रेस युग के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। इंदिरा गांधी एक ऐसी व्यक्ति थी जो महिला सशक्तिकरण की प्रतीक थी, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट हर सेंसलेस पॉलिटिकल अप्रोच लेड टू करप्शन एंड फेलियर टू आवर डेमोक्रेटिक स्टेप। इंदिरा गांधी ने न केवल भारत को भ्रष्ट किया बल्कि राजनीति का अपराधीकरण भी किया। वो भारत में समाजवाद यानी कि सोशलिज्म की अवधारणा को लेकर आई और इस अवधारणा से भ्रष्टाचार और गरीबी देश में बहुत ज्यादा बढ़ी, क्योंकि इसका जनाधार गरीब और दलित वर्ग के लोग थे, इसलिए ये लोग जितने ज्यादा होंगे उतने ही मजबूत होंगे। साथ ही इंदिरा गांधी ने बाद में जितने भी सरकारी जो प्रमुख पद होते हैं उन पे तैनात सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निकाल दिया और साथ में अपनी कठपुतलियों से उन अधिकारियों को बदल दिया, जिन्होंने बाद में न्यायपालिका को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी भारत के दुख की शुरुआत थी। नेहरू ने भारत के फॉरेन और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को नष्ट किया और उनकी प्यारी बेटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे थोड़ा सा
फनी लगता है क्योंकि 1971 में उन्होंने भारत रत्न के लिए खुद की सिफारिश की थी, जैसे कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न के लिए खुद की सिफारिश की थी। ये बात है 12 जून 1975 की। जस्टिस जगमोहन सिन्हा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय डेजिग्नेटेड थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 1971 के इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल होने वाली गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने का दोषी पाया। और जब इंदिरा गांधी को 1975 में चुनावी डिस्क्रिपेंसी का दोषी पाया गया, तब इससे छुटकारा पाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। और सबसे बड़ा अपराध इंदिरा गांधी के काल में यह था कि उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करी। यदि उस समय न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति नहीं होती तो इमरजेंसी के दौरान हमारे जीवन पर सरकार का एकमात्र अधिकार होता, फेमसली नोन एज हबीज कॉर्प्स केस। इस केस में न्यायमूर्ति खन्ना एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे, 5 में से एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने हबीज कॉर्प्स केस में असहमति दी थी। इसी कारण से इनको बाद में मुख्य न्यायाधीश पद के लिए अनदेखा कर दिया गया। और इस जजमेंट से छुटकारा पाने के लिए इंदिरा गांधी ने 42वां अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों में बदलाव के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसको कम कर दिया गया। और इस कानून के अनुसार सरकार सर्वोच्च न्यायपालिका के खिलाफ जा सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कानून को बदल सकती है, यस इंक्लूडिंग योर फंडामेंटल राइट्स एज वेल। और इसी तरह राज्य सरकार की कुछ शक्तियां केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे भारत एक फेडरल स्टेट से यूनियन स्टेट बन गया। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इलेक्शन के रिलेटेड सभी रूल्स जिसमें न्यायपालिका शामिल थी उन भूमिका को पाबंद कर दिया, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और ये 42वां अमेंडमेंट एक्ट मुख्य रूप से सिर्फ इसीलिए बनाया गया था ताकि इंदिरा गांधी बिना किसी प्रॉब्लम के चुनाव लड़ सके।